आपका कंप्लीट हो गया है। ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 के तत्व को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली। और इसका एक और नाम है, इसको नाम दिया गया है चैल्कोजन। जैसे आपका उसका नाम क्या था, ग्रुप 15 को नाम दिया गया था प्रिकोजन। क्वेश्चन आता है प्रिकोजन किस ग्रुप के तत्व को कहा जाता है, या चैल्कोजन किस ग्रुप के तत्व को कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो आपको बताना है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैल्कोजन या कैल्कोजन। इस ग्रुप के तत्व का नाम है कैल्कोजन। और कैल्कोजन नाम जो है वो ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब होता है कैल्कोजन का यौगिक बनाने वाले तत्व, मतलब अयस्क जो बनाए, अयस्क बनाने वाले तत्व को हम लोग कैल्कोजन बोलते हैं। अब ग्रुप 16 में कौन कौन से तत्व हैं उसको लिख देते हैं यहाँ पर। एलिमेंट, दूसरा उसका क्या देखना है आपको, एटॉमिक नंबर देखनी है। तीसरा चीज आपको दिखना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए, यदि नहीं बनता होगा तो घर में प्रैक्टिस कर लेना। एलिमेंट का नाम है, देखो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, एलिमेंट का नाम ओस से टोपो, ये शॉर्ट में। ओ से ऑक्सीजन, स से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलुरियम और पी से पोलोनियम, ये तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक देखें तो ऑक्सीजन का 8 में हम लोग फिर कितना जोड़, 8 में हम 8 में फिर हम लोग 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 16। 16 में फिर हम कितना जोड़ दे 18, तो 16 में 18 को जोड़ देंगे तो ये 34 हो जाएगा। फिर 34 में फिर 18 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 52। और फिर इसमें क्या जोड़ दोगे 32, तो 32 जोड़ने पर इसका हो जाएगा 84। तो ये इसका एटॉमिक नंबर है। और ये जो है वो मैजिक नंबर है। मैजिक नंबर के थ्रू हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक उसका एटॉमिक नंबर ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक शॉर्ट फॉर्म में निकाला जाता है और एक होता है लॉन्ग फॉर्म में। तो लॉन्ग फॉर्म में काट का बता देती हूँ, 1s2, 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 8। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ns2 और np4। जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लास्ट कक्षक में इलेक्ट्रॉन जो होगा s में 2 रहेगा और p में 4 होता है। याद रखना, जनरल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे p ग्रुप 15 में देखे थे तो उसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ns2 और np3 था, 3 रहता है ग्रुप नंबर 15 में। जब लास्ट में p कक्षक देखेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन 3 रहता है, किसमें, ग्रुप नंबर 15 में। और ग्रुप नंबर 16 के तत्व में देखेंगे तो उसमें p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो। ठीक है, तो ये हो गया इसका लॉन्ग फॉर्म। शॉर्ट में जैसे इसको हमको लिखना रहेगा तो शॉर्ट में लिखेंगे तो हीलियम लिख सकते, हीलियम के बाद हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट में जैसे लिखना रहेगा तो हीलियम और 2s2 और 2p4, ये शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ करके आप लिख सकते हो। तो इधर का मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कैसे हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, बाकी सबको निकालना तो आता ही होगा। फिर हीलियम के बाद हम क्या कर दें, नियॉन का कितना होता है 11 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। फिर 3s2 और 3p4 हो जाएगा। नियॉन के बाद आर्गन का 18 हो गया, 18 तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल गया। 18 के बाद हम आगे लिखेंगे तो इसमें 3d10 आता है, फिर 4s2 और 4p4। आर्गन के बाद क्रिप्टॉन का कितना, फिर आएगा आपका जिनॉन का 54 होता है। क्रिप्टॉन का देखेंगे, क्रिप्टॉन का कितना होता है 36। ठीक है, इसका देखें तो इसके लिए फिर निकालेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 4d10, ये d वाला 10 में आ जाएगा। फिर 5s2 और 5p4। फिर जिनॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जिनॉन के बाद तो 4f14, f में 14 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और 5d10 और 6s2 और 6p4। ये इसका जनरलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है।
सारे तत्व का ग्रुप 16 में जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों का ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और आपका एटॉमिक नंबर और एलिमेंट। शॉर्ट में इसको याद करेंगे तो शॉर्ट में ओस से टोपो करके इसको याद कर सकते हैं। इतना आपको सबसे पहले याद करना है। सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकालने आना चाहिए, या तो शॉर्ट में निकाल सकें या फिर लॉन्ग में आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालेंगे, ये चीजें आप लोग देख लेना। अब हम लोग इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दो तत्व, इन दो तत्वों के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाकी ये तत्व हैं इनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में हमको जनरल चीजें पढ़नी है। और जो मेन दो तत्व हैं ऑक्सीजन के बारे में पढ़ना है और दूसरा हमें पढ़ना रहेगा किसके बारे में, सल्फर के बारे में। सल्फर में कौन कौन से अप्रूव पाया जाता है या क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी, इन सबको हमको पढ़ना है। और कैसे बनाया जाता है, सल्फर के हैलाइड क्या है, वैसे ही ऑक्सीजन को पढ़ना है, ऑक्सीजन कैसे प्रिपेयर किया जाता है और उसके ऑक्साइड कौन सा है। तो फर्स्टली हम देख लें इन सारे तत्वों का ग्रुप नंबर 16 में उपस्थित जितने भी तत्व हैं उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसको पहले देख लें। प्रॉपर्टीज, कौन कौन से गुण पाया जाता है ग्रुप नंबर 16 के तत्व में। तो पहला प्रॉपर्टी मैं बता दे रही हूँ, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, पहला प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ग्रुप नंबर 16 के तत्व क्या बनाते हैं, ये आपको सबसे पहले देखना है। तो हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे ग्रुप नंबर 16 के तत्व, तो सबसे पहले ऑक्सीजन है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, H2O, हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बनाएगा, H2O। सल्फर हाइड्रोजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, H2S। सेलेनियम वैसे सभी क्या करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करके हैलाइड बनाएगा, H2Te और H2PO। ये सबसे पहला काम क्या है, हैलाइड बनाना। तो इसमें क्या बताओगे, ग्रुप 16 के सारे तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। सभी तत्व हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर इसकी क्या देखना है हमको, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर देखना है, इनकी अम्लीय प्रकृति को देखना है कि कौन सा तत्व ज्यादा सबसे अम्लीय होगा। तो एसिडिक नेचर देखने के लिए हम क्या करें, इसकी अम्लीय प्रकृति को देखें, अम्लीय प्रकृति। तो अम्लीय प्रकृति मतलब क्या होता है, एसिड हम किसको बोलते हैं सबसे पहले, तो एसिड क्या है, जो H+ आयन डोनर हो, H+ आयन जो देता हो या निकालता हो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो इन सारे तत्वों में देखें कौन से ऐसे तत्व है जो क्या करेगा, H+ आयन ज्यादा देगा। तो जो H+ आयन जितना ज्यादा देगा उनकी एसिडिटी, उनकी अम्लता उतना ही अधिक होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो ऊपर से नीचे की ओर जैसे ही जाते हैं परमाणु का आकार जो है, परमाणु का जो साइज होता है वो इंक्रीज होता है और बढ़ते जाता है परमाणु का साइज। और परमाणु का साइज जो है बढ़ने के कारण इनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बंध बनता है, वो बंध जो होता है वो बंध जो है वो वीक हो जाता है, या इस वीक होता है, साथ ही साथ वो लंबा होता है, लॉन्ग। जैसे हम ऑक्सीजन के लिए देखें, ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन के लिए देखेंगे तो ऑक्सीजन में क्या होता है, परमाणु का आकार इतना बड़ा है। सेलेनियम के लिए देखें, परमाणु का आकार बड़ा होते जा रहा है। तो इनके बीच देखो, जब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, ये जो बॉन्ड बना और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा, उन दोनों में देखें कि ये जो बॉन्ड होता है वो कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। और बॉन्ड छोटा होने के कारण इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, आसानी से इसको तोड़ सकते हैं। और आसानी से तोड़ने के कारण ये क्या करेगा, H+ आयन जो है वो इजिली देगा। आसानी से नहीं तोड़ेंगे, सॉरी, यहाँ पर क्या है, बॉन्ड का जो आकार है वो क्या होता है, अधिक है। आकार क्या है, उसका साइज अधिक होने के कारण यहाँ पर H+ आयन निकलने में थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगी और इजिली H+ आयन नहीं निकलेगा। लेकिन इस केसेस में देखेंगे तो यहाँ पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, इस कारण वो H+ आयन अधिक देगा।
इसके अकॉर्डिंग देखें हम लोग, तो जैसे ही हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, देखो ऊपर से नीचे की ओर जाते जाते हैं परमाणु का आकार जो है वो बढ़ते जाता है, और परमाणु के आकार बढ़ने के कारण वो H+ आयन जो है वो इजिली देते जाता है। इसलिए हम इसमें देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीय प्रकृति जो होता है वो इंक्रीज होते जाता है। याद रखना, अम्लीय प्रकृति क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाने पर क्या होते जाएगा, बढ़ता है। याद रखना। तो इसमें हम देखें तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, ये पोलोनियम के हाइड्राइड, फिर टेलोरियम के हाइड्राइड, फिर सेलेनियम, और फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। तो ये इनका क्रम होगा, इंक्रीजिंग क्रम में देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोलोनियम हाइड्राइड एसिडिक नेचर का होगा, देन आपका टेलोनियम हाइड्राइड, देन आपका सेलेनियम, फिर ये और लास्ट में H2O। तो इस अकॉर्डिंग हम उसकी अम्लीय प्रकृति को समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसकी अम्लता ज्यादा होगी। तो H2O की अम्लता कम होगी कंपेयर टू POH2 की। इस चीज को आपको याद रखना है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रुप नंबर 16 के जो तत्व हैं। देन हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। इसका सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्रिया होगी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकरण एजेंट को देखेंगे। यहाँ पर ऑक्सीकरण की जो अभिक्रिया होगी वो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, उसको आपको देखना है। तो मैं इसको रफ कर दे रही हूँ, नहीं आ रहा है क्लियर? साथ हाइड्रोजन के साथ क्रिया। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया। सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया ऑक्सीजन से क्रिया, O2 से क्रिया कराएंगे। तो देखो ऑक्सीजन में पहला ऑक्सीजन हो गया, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन से हम लोग क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो एक चीज याद रखना, जो पोलोनियम होता है, पोलोनियम कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता और ना ही कोई ऑक्साइड बनाता है, इस चीज को याद रखना। और पोलोनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता और ना ही किसी भी प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। देन ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके O3 बनाता है और इस O3 को बोला जाता है ओजोन, ओजोन बनाता है। सल्फर जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड बनाता है, डाइऑक्साइड देन ट्राइऑक्साइड। सेलेनियम सल्फर के साथ क्रिया करके सेलेनियम ऑक्साइड बनाएगा, SeO2 टेलोरियम ऑक्साइड। तो ये चार तत्व हैं जो ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन जो PO है पोलोनियम वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता और ना ही ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ऑक्सीकरण अभिक्रिया में देखें इसका, तो कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण होगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण की प्रॉपर्टी किसमें पाएगी, ऑक्सीजन में कि सेलेनियम में। तो इसमें भी आपको देखना है कि जैसे जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो ऑक्सीकरण ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज होता है। ऑक्सीकरण की जो क्षमता होती है वो ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और इन सारे तत्वों में देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एक प्रकार का रिड्यूसिंग होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग होता है। ये क्या करता है, रिड्यूसिंग का कार्य करता है, तो इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट मान लेते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। जो सल्फर के ऑक्साइड बना है सल्फर डाइऑक्साइड, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना इसको। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कार्य नहीं करता, ये रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट रहता है तो वो क्या करता है, किसी भी तत्व के ऑक्सीकरण स्टेट को इंक्रीज करने का कार्य करता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। देन हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी देखें इसमें,
कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पाया जाता है? तो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी। इसको शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, थर्मल स्टेबिलिटी। और होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तीसरी प्रॉपर्टी है थर्मल स्टेबिलिटी। कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जब हम उसको क्या करेंगे, हीट करते हैं तो क्या होगा? तो इसको याद रखना, थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है डाउन, ऊपर से नीचे जाने पर। मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन सेलेनियम, देन पोलोनियम। तो इसको याद रखना, ऊपर से नीचे जाने पर कम हो जाएगा। क्या कम होगा? थर्मल स्टेबिलिटी। चौथा प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड भी देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें रहेगा? ऑक्सीजन के साथ, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी है, कम से कम आप लोग देख लेना, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब डिटेल में पढ़ते जाएंगे हम लोग, 2 ही पढ़ना है, ऑक्सीजन और सल्फर को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के प्रिपरेशन मेथड जनरली नहीं पूछा जाता है कैसे बनाते हैं करके, तो लेकिन थोड़ा सा उसको देख ले हम लोग, कैसे ऑक्सीजन को प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। O2 हमको बनाना है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे? तो एक होता है, या तो हम लोग वाटर से बना सकते हैं, वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर इलेक्ट्रोलाइट के साथ अभिक्रिया करा दें इलेक्ट्रोलाइट डाल करके, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन। या दूसरी चीजें हैं, ऑक्सीजन परऑक्साइड से बना सकते हैं, H2O2 से भी हम लोग क्या बना सकते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो फर्स्ट विधि क्या है? H2O2 या H2O पर हम क्रिया करा दें। कौन सी क्रिया? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर हमें क्या मिलेगा? O2। ये पहला मेथड है। इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर विद्युत रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया कराते हैं किस पर? हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर पर। तो वहां से हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिलता है। ये फर्स्ट विधि हो गया। सेकेंड विधि देखें तो बनाया जाता है KClO3 से बनाते हैं। KClO3 को डायरेक्ट यदि हम गर्म कर दें उपस्थिति में, किसी भी कैटलिस्ट की उपस्थिति में, MnO2 की उपस्थिति में, तो KCl बनता है और साथ ही साथ O2 बनता है। ये दूसरी विधि हो गया। KCl बनेगा और क्या बन जाएगा? O2। उसके बाद और विधि बताया गया है, KMnO4 से भी बनाया जाता है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से। जब हम पोटेशियम परमैंगनेट से बनाते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट कैसे होता है? पर्पल पिंक कलर का होता है। ये कैसा रहेगा? पर्पल पिंक। जब हम इसको बनाते हैं तो बनाने पर ये क्या बना लेता है? K2MnO2 प्लस MnO2 और ऑक्सीजन। ये जो पर्पल कलर का KMnO4 है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रीन कलर में। इस चीज को याद रखना। तो ये विधि होता है बनाने का। उसके बाद हम लोग इसकी अभिक्रिया देखेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है धातु से क्रिया करता है और अधातु से क्रिया करता है। तो ऑक्सीजन धातु से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाएगा और अधातु से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाता है। तो ओवरऑल बोले तो ये ऑक्साइड बनाता है। तो इसके प्रिपरेशन को जनरली नहीं पूछा जाता है। इसमें आता है ओजोन, O3। ओजोन को पूछा जाता है, ओजोन का स्ट्रक्चर, या फिर पूछते हैं ओजोन क्या है, ऐसे करके। इसी को थोड़ा देख लें। ओजोन किसे बोलते हैं? तो ओजोन होता है ऑक्सीजन के जब 3 अणु आपस में रहते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ओजोन। O3 को बोला जाता है ओजोन। ओजोन ये O3 होता है ओजोन, जो कि वायुमंडल में पाया जाता है। जो ट्रोपोस्फियर में है वहां पर ओजोन पाया जाता है। और ओजोन क्या करता है? ये अल्ट्रावायलेट किरण को
अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन निकलती है उसको रोकने का कार्य करता है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एनिमल और प्लांट दोनों के लिए जो है हानिकारक होता है, बहुत इंजरी होता है, इसलिए इसको रोकने के लिए ओजोन का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखें ओजोन जो होता है वो एक प्रकार का बाईमॉलिक्यूल्स होता है। ओजोन का देखें तो बाईपोलर, याद रखना इसको, बाईपोलर मॉलिक्यूल है ओजोन। कैसा अणु है ये, कैसा है, तो ये बाईपोलर मीन्स बाईपोलर मतलब दो ध्रुवी अणु होता है ओजोन। इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच इसमें बॉन्ड पाया जाता है, और ये जो बॉन्ड पाया जाता है वो आपस में इनके बीच जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो इक्विवेलेंट रहता है, बराबर रहता है। ओ और ओ के बीच जो बॉन्ड लेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, इक्विवेलेंट रहता है। दोनों का बॉन्ड वैलेंस आपस में क्या रहेगा, बराबर रहता है। अब इसका हम देखें संरचना कैसे बनाएंगे। तो ओजोन की संरचना को पूछा जाता है जनरली। ओजोन की संरचना देखें तो ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ओजोन में 3 ऑक्सीजन है। तो इनका अरेंजमेंट देखें तो ये ऐसा अरेंजमेंट होता है। ऑक्सीजन जो है 3 ऑक्सीजन है, तीनों ऑक्सीजन इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। 2 ऑक्सीजन आपस में डबल बॉन्ड के फॉर्म में और एक क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में उपस्थित, और साथ ही साथ ऑक्सीजन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन में क्या रहेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस कंडीशन में, जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो इसमें प्लस और इसमें ए माइनस। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। देन सेकेंड स्ट्रक्चर देखें इसका, तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, यदि हम इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दें यहाँ पर, ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पर और ये सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस और ये माइनस। ये सेकेंड स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। ओवरऑल इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर देखें तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्सीजन के लिए O और O। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ऑक्सीजन की वैलेंसी देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसकी वैलेंसी देखें, संयोजकता कितनी होती है, हमेशा देखेंगे तो इसकी संयोजकता होता है 2। मीन्स ऑक्सीजन 2 से अधिक बॉन्ड नहीं बना सकते। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन कभी भी 2 से अधिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। इसीलिए जब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है, और ये इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस के फॉर्म में देखेंगे तो ओजोन जो है वो इसी प्रकार अरेंजमेंट रहता है। ओजोन के ऑक्सीजन में क्या रहता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, ऐसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, शिफ्ट हो गया, तो शिफ्ट यहाँ पर शिफ्ट कर दें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो इसमें प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है। तो ये शिफ्टिंग को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अनुनाद संरचना, और ये इसका कॉमन स्ट्रक्चर होता है। अब देखें इसको प्रिपरेशन, कैसे हम लोग ओजोन को बनाते हैं। प्रिपरेशन कैसे ओजोन बनाया जाता है, तो ओजोन को बनाने के लिए याद रखना, ओजोन जो है ऑक्सीजन से बनाते हैं, ऑक्सीजन से बनाया जाता है ओजोन, ऑक्सीजन से बनाते हैं। ऑक्सीजन से कैसे बनाएंगे, जब हम ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को जब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका साइलेंट इसका डिस्चार्ज करते हैं। जब हम इसको साइलेंट डिस्चार्ज कर देते हैं, जब इसका साइलेंट डिस्चार्ज किया जाता है तो इससे फलस्वरूप हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, 2O3 ओजोन मिलेगा। देखो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन में यहाँ पर O2 है, इसका 3 मॉलिक्यूल लिए, और जब इसको हम लोग साइलेंट मतलब शांत, उसको क्या कर दिए, रख दिए थोड़ा देर, तो ये डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज हो करके ऑक्सीजन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओजोन में। ये इसका एक ही मेथड है बनाने का ओजोन को,
तो ओजोन किससे बनाते हैं? तो ओजोन बनाने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का जब हम लोग साइलेंट डिस्चार्ज करते हैं, साइलेंट डिस्चार्ज करने पर हमें मिलता है ओजोन। ये इसकी विधि है। और साथ ही साथ यहाँ पर जब हम इसका साइलेंट डिस्चार्ज किया जाता है तो यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ती है। यह एक प्रकार का देखें तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? इंडोथर्मिक, उष्माशोषी अभिक्रिया है। इंडोथर्मिक उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। ये एक प्रकार का देखा जाए तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। और साथ ही साथ इसमें एनर्जी जो है वो क्या होगा? अवशोषित करेगा। और ये लगभग होता है 68 किलो कैलोरी। इतने जूल एनर्जी को ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और एब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीजन से ओजोन में कन्वर्ट होता है। ये एक प्रकार का कौन सी अभिक्रिया है? इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, इंडोथर्मिक अभिक्रिया होती है। और इसमें एक प्रॉपर्टी देख लें तो O3 जो है, O3 याद रखना इसको, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गुड ऑक्सीकरण एजेंट है, इसको याद रखना, ये इनकी प्रॉपर्टी है। तो ओजोन जो है वो क्या है? एक प्रकार का गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीकरण, ये O3 इसका 3 मॉलिक्यूल्स होता है, इसलिए क्या करता है? ऑक्सीडाइज होता है। इसलिए ओजोन जो है वो एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। तो ओवरऑल इतना आपको ओजोन के बारे में देखना है। ओजोन क्या है? तो ओजोन एक बाइपोलर मॉलिक्यूल है। ओजोन का स्ट्रक्चर देखें तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर बनाते कैसे हैं ओजोन? तो ओजोन बनाने के लिए हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ऑक्सीजन का साइलेंट डिस्चार्ज किया जाता है। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट हो जाता है O3 में। इनकी प्रॉपर्टी देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना आपको ऑक्सीजन में ओजोन में देखना है, क्योंकि 2 नंबर या 3 नंबर के लिए आता है ओजोन क्या है, इनकी स्ट्रक्चर और बनाने की विधि को बताइए करके। तो स्ट्रक्चर ये बताना है आपको, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉमन, और उसके बाद आपको कैसे बनाना है ये। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। सल्फर, पहला तत्व ग्रुप 16 का खत्म हो गया आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से बनने वाले ऑक्साइड है ओजोन, इसके बारे में आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सल्फर रफ करूं, जब क्या करें? किसी तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनाता हो तो इस गुण को कहा जाता है कैटेनेशन। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। जब किसी तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है तो इस गुण को कहा जाता है कैटेनेशन। और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी 2 तत्व शो करते हैं। पहला होता है कार्बन, कार्बन में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, और दूसरा होता है सल्फर, सल्फर में भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। देखो कार्बन में क्या होता है? कार्बन में बहुत सारे कार्बन जो है वो आपस में जुड़ करके एक क्या बना लेता है? लंबी श्रृंखला बना लेता है, लंबी श्रृंखला बनाता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। वैसे ही सल्फर आपस में जुड़ करके क्या बनाएगा? लंबी श्रृंखला, लॉन्ग चेन बनाता है। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन का डेफिनेशन क्या है? जब किसी भी तत्व के परमाणु आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है या बनाता है तो इस गुण को कहा जाता है कैटेनेशन। इसको याद रखना। तो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन से तत्व शो करते हैं? कार्बन और सल्फर। उसके बाद देखें, सल्फर जो है वो एलोट्रॉप दर्शाता है। सल्फर क्या दर्शाता है? एलोट्रॉप, अपरूपता, एलोट्रॉप दर्शाता है।
सल्फर जो है वो एलोट्रॉप शो करता है। जैसे हम लोग ग्रुप 15 में फास्फोरस को देखें, फास्फोरस का 3 एलोट्रॉप था, रेड, व्हाइट और ब्लैक। वैसे ही सल्फर भी यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, एलोट्रॉप दर्शाता है। तो सल्फर में 2 टाइप का एलोट्रॉप होता है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। पहला होता है, देखो दोनों सल्फर को 2 टाइप का एलोट्रॉप पाया जाता है। पहला को बोलते हैं हम लोग रोम्बिक, पहला को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, और दूसरा को बोला जाता है मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। ये 2 अपरूपता किसमें पाया जाता है, एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब क्या है, एक से अधिक रूप में मिलना किसी भी तत्व का, वो एलोट्रॉप है। तो एलोट्रॉप में सल्फर का 2 है, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये दोनों जो है वो आपस में इंटर कन्वर्जन होते हैं। मीन्स रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट होगा मोनोक्लिनिक में, और मोनोक्लिनिक सल्फर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है रोम्बिक सल्फर में। इसमें देखें, जैसे ये लेती हूँ मैं सल्फर एट है रोम्बिक सल्फर। जब हम इसको एक हाई टेम्परेचर देते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर पर, और वो टेम्परेचर है 359 केल्विन ताप। 359 केल्विन ताप पर रोम्बिक सल्फर कन्वर्ट हो जाता है मोनोक्लिनिक सल्फर में, याद रखना। और मोनोक्लिनिक सल्फर को जब हम लोग क्या कर देते हैं, कूल करते हैं, क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो मोनोक्लिनिक सल्फर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है रोम्बिक सल्फर में, याद रखना इसको। उसके बाद इसका थोड़ा स्ट्रक्चर देखें, तो रोम्बिक सल्फर है उसका स्ट्रक्चर क्राउन के समान होता है। इसका स्ट्रक्चर देखें रोम्बिक का, तो रोम्बिक जो होता है वो कैसा दिखता है, ताज के समान दिखता है। इसका स्ट्रक्चर देखें तो जैसे हम लोग ताज पहनते हैं, क्राउन उसी के समान दिखता है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्राउन के समान होता है, किसका, मोनोक्लिनिक सल्फर, सॉरी रोम्बिक सल्फर का। और मोनोक्लिनिक सल्फर का देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है चेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो कुर्सी है उसी के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है, याद रखना इसको। मोनोक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर कुर्सी के समान दिखता है, और रोम्बिक सल्फर है उसका संरचना देखें तो क्राउन के समान दिखता है। इसमें मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर को। सल्फर का कितना मॉलिक्यूल यूज होता है, 8 मॉलिक्यूल्स यूज होता है। तो यहाँ पर मैं पहला स्ट्रक्चर बना रही हूँ, और सल्फर कितना रहेगा, 8। नहीं दिखेगा, चलो मैं ऊपर में बना दे रही हूँ इसका स्ट्रक्चर। तो ऊपर में बना रही हूँ इसका, है ना, स्ट्रक्चर। पहला हम लोग देखें, ये इसका बना रही हूँ रोम्बिक का क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन मतलब ताज होता है, ताज के समान इसकी संरचना होती है। किसका है, रोम्बिक का। देखो कैसे ताज के समान इनकी संरचना होगी। तो सबसे पहले हम लोग 4 सल्फर ले लेते हैं, ये 4, इसके ऊपर एक सल्फर है, इसके ऊपर एक सल्फर है, और 2 सल्फर इनके ऐसे ऊपर में है ये। अब इनके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर दे रही हूँ, S सब सल्फर है, और ये आपस में एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। ये होता है क्राउन स्ट्रक्चर। देखो ताज के समान दिख रहा है इसका स्ट्रक्चर। जैसे हम लोग यहाँ पर सर को रखें, ये सर को रखें, तो ये क्या हो जाता है, ये ताज के समान हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। तो ये होता है किसका, रोम्बिक का होगा।
रोम्बिक सल्फर है उसका ये स्ट्रक्चर होता है, और रोम्बिक सल्फर जो होता है जनरली येलो कलर का दिखाई देता है। यदि इसको देखें इनका कलर तो येलो दिखाई देता है, जैसे हमारा ताज होता है येलो कलर में, वैसे ही इसका कलर देखें तो ये येलो कलर का दिखाई होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड हम लोग देखें, किसका देखें, मोनोक्लिनिक का। तो मोनोक्लिनिक का स्ट्रक्चर होता है चेयर लाइक, जो चेयर होता है उसी के समान होता है। अब देखिए चेयर कैसे बनाएंगे हम लोग। तो ये सल्फर हो गया, कितना लेना है सल्फर को आपको, 8 लेना है। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें चेयर लाइक, तो ये थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ये इसका चेयर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, पहले का क्या हो जाएगा ताज के समान और दूसरा का चेयर के समान स्ट्रक्चर होती है। तो सल्फर जो है वो 2 टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है, पहला होता है ताज और दूसरा होता है आपका चेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये सल्फर का स्ट्रक्चर हो गया, इतना आपको सल्फर के अंतर्गत देखना है, बन जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे सल्फर के ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड में आता है सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर के ऑक्साइड इसमें पढ़ते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड। तो इसमें क्वेश्चन आता है डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनाया जाता है ये पूछा जाता है। तो इसको हमको देखना है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि को। सल्फर के ऑक्साइड, पहला ऑक्साइड है सल्फर का SO2, नाम है इसका सल्फर डाई ऑक्साइड।